क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा, आज हमने ना जो टॉपिक स्टडी करना है वो है आप लोगों का लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने जो है ना गैस लॉज का इंट्रोडक्शन किया था कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉज दिए गए हैं उनको बोलते हैं गैस लॉज। पहले नंबर पे हमने स्टडी किया था बॉयल्स लॉ। आपको याद है कि बॉयल्स लॉ हमें रिलेशन बताता है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, और वो रिलेशन था इनवर्स रिलेशन। आज बच्चों हमने चार्ल्स लॉ स्टडी करना है एंड इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आप देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई गैस है जिसका इतना वॉल्यूम है, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे ना, यानी कि आप उसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा जोर से टकराने लगेंगे, इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा कि ये जो पिस्टन है वो थोड़ा सा मूव कर देगा ऊपर की तरफ, यानी कि गैस जो है वो एक्सपेंड कर देगी, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट ये होगा कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब आप एक चीज को बढ़ाएं और दूसरी चीज बढ़ जाए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इट मीन्स कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। शर्त यही है कि जो बाकी की दो चीजें हैं एन और पी, उसको कांस्टेंट रखना चाहिए। अगर इस चीज को आप वर्डिंग में लिखें तो चार्ल्स लॉ की जो पहली डेफिनेशन बन सकती है वो क्या है? वो है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस। जब हम बोलते हैं ना गिवन मैस, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि एन आपने कांस्टेंट कर दिया। सो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस। लॉज को स्टडी करते वक्त गैस को आइडियल कंसीडर किया जाता है, हमने पहले भी ये देखा हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन शर्त क्या है? इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे अगर प्रेशर और एन को कांस्टेंट रखा जाए। तो बच्चों इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो ये बनेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और शर्त क्या है? N एंड P आर कांस्टेंट। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा, दैट इज K। तो ये इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू K इंटू T। वही शर्त है कि N और P है कांस्टेंट रहना। देखो जो T इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे डिवाइड हो गया, तो ये बन गया V ओवर T इज इक्वल टू K। यहां से हम चार्ल्स लॉ की एक सेकंड डेफिनेशन बना सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो उसको बोलते हैं रेशियो। तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है फॉर अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के गिवन मैस के लिए ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। शर्त क्या है? इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने यहां से इसकी सेकंड डेफिनेशन बनाई। अब इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, आप कहेंगे अगर गैस का टेम्परेचर था T1, उस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम था V1, तो हम कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। जब हमने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया T2, तो बच्चों उसका वॉल्यूम चेंज होकर हो जाएगा V2। जैसे V1 ओवर T1 कांस्टेंट था, इस तरह V2 ओवर T2 भी कांस्टेंट आएगा, यानी कि V1 ओवर T1 इज K, सो V2 ओवर T2 इज आल्सो K। अगर आप इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का, तो हम इनको कंपेयर करके कह सकते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो बच्चों इसको मैथमेटिकली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जैसे हमने बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, इसको भी कर सकते हैं। देखें जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये हमारे पास एक गैस है, जब इसका टेम्परेचर था T1 तो वॉल्यूम था V1। जब हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर हो गया T2, तो वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2। अब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है T1 273 और इस पे इसका वॉल्यूम था 546 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने टेम्परेचर को किया है T2 यानी कि 373, तो अब देखें उसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया 746। इट मींस कि अगर हम देखें V1 ओवर T1 क्या आ रहा है? 546 ओवर 273, 2
तो अब देखिए V2 ओवर T2 भी इतना ही आ रहा है। इसका मतलब V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये ऐसे इक्वल आएगा, हम कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो अगर तो ये इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स गैस आइडियल है, यानी कि वो चार्ल्स लॉ को ओबे कर रही है। और अगर ये इक्वल ना आए, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि रेशो सेम रहे, रेशो चेंज हो गई, तो इसका मतलब उस गैस ने चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं किया, हम बोलेंगे वो नॉन आइडियल गैस है। तो अगर आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो देखो बच्चों, हमने एक्स एक्सिस पे रखा है टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे रखा है वॉल्यूम को, इन दोनों का रिलेशन बनाने लगे हैं। आप ये देखें कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, आप देखिए इसका वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। देखिए नीचे को आर के लाइन स्टेटमेंट ना ही है ना, इसका मतलब है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रूव हो गया। इसका मतलब कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन बच्चों आप इसमें एक बात नोट करें कि जब हम इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे ना, तो उसका जो गैस का वॉल्यूम है वो भी कम होता जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब गैस आइडियल है। आपने टेम्परेचर मजीद कम किया, वॉल्यूम मजीद कम हो गया, इसका मतलब गैस आइडियल है। लेकिन जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि जब आप टेम्परेचर को मजीद कम करेंगे ना, तो गैस का वॉल्यूम मजीद कम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि गैस लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे ही गैस लिक्विफाई होती है, इट मीन्स अब उसने चार्ल्स लॉ को मजीद ओबे करने से इनकार कर दिया। चार्ल्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये था कि आप जितना मर्जी टेम्परेचर कम करते जाए, वॉल्यूम भी उतना ही कम होता जाए। लेकिन एक वक्त आएगा जब गैस मजीद वॉल्यूम कम करने के बजाय अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल करीब आते जाएंगे, उसमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि जब गैस में इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ जाएगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, हम बोलेंगे अब गैस ने चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं किया। इस स्टेज पे जाके वो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने लगेगी। लेकिन बच्चों हम ये सोचते हैं कि अगर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना होती और अपना वॉल्यूम इसी तरीके से कम करती रहती, तो क्या होना था? हमने क्या किया, हमने इस लाइन को हाइपोथेटिकली ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये डॉट 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 लगा के एक्सटेंड किया। तो हम ये देखते हैं कि अगर गैस का वॉल्यूम इसी तरह से कम होता रहता, तो एक वक्त आना था जब उसका वॉल्यूम कम होते 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 जीरो हो जाना था। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाना था, जब हमने इसको हाइपोथेटिकली चेक किया तो ये टेम्परेचर था 0 केल्विन, यानी कि 273 सेल्सियस। इस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि दिस टेम्परेचर इज अनअटेनेबल। इस टेम्परेचर को ना कभी हासिल किया गया है और ना ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जब हम गैस का टेम्परेचर यहां तक लाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम देखते हैं इस टेम्परेचर के आने से पहले ही गैस अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, तो आप बोलेंगे हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फर्जी। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। केल्विन में इसकी वैल्यू ये है, सेल्सियस में ये है। सो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। This temperature has never been obtained for any gas. आज तक ये टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए हासिल नहीं किया गया। All the gases are liquefied before reaching to this temperature. इस टेम्परेचर पर आने से पहले ही तमाम की तमाम गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। It means this temperature is still unattainable. इस टेम्परेचर को अभी तक हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ आपको ये बताता है कि जब आप टेम्परेचर कम करेंगे उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन बच्चों अगर हम ये देखना चाहें ना कि टेम्परेचर हमने इतना कम किया है तो वॉल्यूम उसका कितना कम होगा, ये तो हमने कह दिया टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ, इस चीज को देखने के लिए हम चार्ल्स लॉ की तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसी को बच्चों बोला जाता है फैक्टर 1/273।
एक्सरसाइज में ये एक क्वेश्चन भी आएगा, फैक्टर 1/273। इसमें आप देखेंगे ये आपको पता क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जब आप किसी गैस का, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं या कम करें, 1 डिग्री, यानी कि 1 है तो 2 करना है, 2 है तो 3 करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? वॉल्यूम जो बढ़ेगा बच्चों वो इस फैक्टर के लिहाज से बढ़ेगा। वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? इसके लिए आपने क्या करना है, किसी गैस का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे जो किसी गैस का वॉल्यूम है इसको बोलते हैं वी नॉट। वी नॉट मतलब वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मिसाल के तौर पे वी नॉट हमने रखा है 546, मिसाल के तौर पे, ये कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, वी नॉट को 1/273 जो कि फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप वी नॉट को 1/273 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। मसलन ये 1/273 को मैंने 546 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कटने के बाद आंसर आया है 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर एक बड़ा स्पेशल आंसर है। ये आंसर आपको पता है क्या बताएगा? ये आंसर आपको बताएगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा, जो कि आंसर आएगा। और इस आंसर के लिए आपको वी नॉट का पता होना जरूरी है। वी नॉट बदलते जाएंगे, आंसर भी बदलता चला जाएगा। अगर किसी गैस का जो वॉल्यूम है वी नॉट हमें पता चल गया है तो हमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पता चल जाएगा कि 1 डिग्री के साथ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। अब देखिए, अगर वी नॉट है 546 तो आंसर आ रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इस गैस का टेम्परेचर जब हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे ना तो इसका वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम करें तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। इसकी बेस पर हमने जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाई वो क्या है, देखें। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनेगी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर का कांस्टेंट होना लाजमी है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, किसी गैस का जो वॉल्यूम है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बढ़ेगा या कम होगा। आप इसकी जगह लिख सकते हैं चेंजेस। कितना चेंज होगा? बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273, यानी कि वी नॉट को 1/273 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 पे जो उसका वॉल्यूम है उसको बोलते हैं वी। बाय एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। मतलब जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे या 1 डिग्री कम करेंगे तो वॉल्यूम जितना भी आंसर आएगा वॉल्यूम इतना बढ़ेगा या इतना ही कम होगा रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पे ये देखिए, जब टेम्परेचर है ना 0 डिग्री सेल्सियस तो वी नॉट हमने कितना रखा 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताएं 1 डिग्री के साथ कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने टेम्परेचर को 0 से बढ़ा के कर दिया 10, टेम्परेचर 10 बढ़ाया ना तो वॉल्यूम 20 बढ़ेगा। मतलब 546 प्लस 20 566। अगर मैं टेम्परेचर को 50 बढ़ाऊं वॉल्यूम 100 बढ़ेगा, यानी कि 1 के साथ 2, तो 2 के साथ 4, 5 के साथ 10, इस तरह से। अगर मैं टेम्परेचर को 0 से बढ़ा के कर दूं 100 तो वॉल्यूम, टेम्परेचर 100 बढ़ाया ना, वॉल्यूम 200 बढ़ेगा, यानी कि 546 प्लस 200 746। अगर मैं टेम्परेचर को 200 बनाऊं तो वॉल्यूम 400 बढ़ेगा, यानी कि इसका डबल 546 प्लस 400 946। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाते 273 में जाऊंगा तो आप देखेंगे वॉल्यूम 273 का डबल 546 बढ़ेगा। 546 प्लस 546 तो हो जाएगा 1092। मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम इस फैक्टर के लिहाज से बढ़ता गया और 273 पे जाके आप देखेंगे वॉल्यूम डबल हो गया। तो बच्चों 273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है 273 सेल्सियस जिसपे गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ठीक है, ये 2V नॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम करते रहे तो जिस लिहाज से ये बढ़ रहा था उसी लिहाज से कम होगा। मतलब टेम्परेचर हमने कर दिया -10, तो टेम्परेचर 10 डिग्री कम किया है ना
तो वॉल्यूम 20 डिग्री कम हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब कम हो गया। अगर मैं टेम्परेचर को 0 से लेके जाता हूं -100 पे, तो टेम्परेचर 100 कम हुआ है, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा, तो 546 -200 346। अगर मैं टेम्परेचर को -200 कर दूं तो वॉल्यूम 400 कम होगा। और अगर बच्चों मैं टेम्परेचर को -273 पे ले लूं तो आप देखेंगे उसका वॉल्यूम कम होते होते 0 हो जाएगा, और ये -273 है जिसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि 273 पे जाके गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा और -273 पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। लेकिन वही बात कि मैंने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट जीरो 273 टेम्परेचर तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन -273 जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, दिस टेम्परेचर इज अनअटेनेबल। तो ये टेम्परेचर सिर्फ हाइपोथेटिकली हासिल किया गया है, प्रैक्टिकली आज तक इस टेम्परेचर को हासिल नहीं किया जा सका। सो ऑल द गैसेस आर लिक्विफाइड बिफोर रीचिंग टू दिस टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, अगर आप यहां से कोई से दो वॉल्यूम और टेम्परेचर ले लें, जैसे आप इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं V1, इसको कहते हैं V2, तो आप देखेंगे कि जब आप इसको पुट करेंगे ना V1 ओवर T1, तो V2 ओवर T2 के इक्वल नहीं आएगा। अगर आप टेम्परेचर को सेल्सियस में लिखें, ये वाला टेम्परेचर, तो आप देखेंगे ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होगा अगर आप टेम्परेचर को सेल्सियस में लिखें। और अगर आप इस सारे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें, उसका तरीका ये होता है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस, अगर सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 प्लस किया जाए तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने क्या किया है, इन सब के अंदर 273 प्लस किया, देखिए 0 प्लस 273, 10 प्लस 273, 50 प्लस 273, तो ये सारे टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो गए। अगर आप यही वाला जो वैल्यू है ना V1 ओवर T2, V2 ओवर T2, अगर आप ये सेल्सियस के टेम्परेचर पुट करें तो ये इक्वल नहीं आएगा। लेकिन बच्चों अगर आप केल्विन के टेम्परेचर पुट करें तो आप चेक करके देखेंगे कि इक्वल आएगा। इसका मतलब V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 if temperature is written in Kelvin, but V1 over T1 is not equal to V2 over T2, ये इक्वल नहीं आएगा if temperature is written in Celsius। तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ सिर्फ तब ओबे होता है जब आप टेम्परेचर को केल्विन में लिखें। इसी वजह से केल्विन स्केल इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल का नाम भी दिया जाता है। इसकी वजह क्या है भला? बिकॉज ये लॉ तभी ओबे होगा व्हेन टेम्परेचर इज रिटन इन केल्विन। अगर आप टेम्परेचर को सेल्सियस में रखें और यही वाली सारी कैलकुलेशन करना चाहें तो इसका भी एक फार्मूला है, और फार्मूला है ये वाला, ये देखिए, और वो है कि VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T ओवर 273। VT का मतलब है वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, V नॉट का मतलब है 0 पे वॉल्यूम, T जिस टेम्परेचर पे आपने कैलकुलेशन करनी है, मतलब अगर आप देखना चाह रहे हैं 100 पे वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे V100 इज इक्वल टू V नॉट कितना है 546, टेम्परेचर आपने कितना रखा 100, तो 100 ओवर 273 सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा 746। मतलब ये सारे आंसर जो हमने इस फैक्टर से निकाले हैं, अगर आप इसको फार्मूले से निकालना चाहें ना तो इसका फार्मूला है ये वाला। इस फार्मूले के जरिए आप ये सारे आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो हम आज टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ये है चार्ल्स लॉ। मैं सारा टॉपिक जरा एक दफा रिपीट कर रहा हूं। ये लॉ जो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, जब ये T इधर आके डिवाइड होगा तो सेकंड डेफिनेशन बनेगी रेशियो ऑफ V एंड T ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन रेशियो कांस्टेंट रही। ग्राफिकली हमने देखा कि डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये लाइन जो है मजीद नीचे आने की बजाय गैस को लिक्विफाई करके गैस को नॉन आइडियल बना देगी। जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए था उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन बच्चों दिस इज हाइपोथेटिकल अनअटेनेबल टेम्परेचर, कि जब आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री कम या ज्यादा करें तो वॉल्यूम कितना कम या ज्यादा होगा,
इसके लिए जो डेफिनेशन बनाई गई उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, और यही होता है असल में फैक्टर 1/273। यानी कि 1 डिग्री के साथ किसी गैस का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, उसका तरीका होगा कि आपने उसके V नॉट को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। जो आंसर आएगा इतना वॉल्यूम उसका कम होगा या इतना ही ज्यादा होगा जब आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री कम या ज्यादा करेंगे। लेकिन ये रिलेशन V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 सिर्फ तब वे होता है जब टेम्परेचर केल्विन में हो। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में है तो फिर चार्ल्स लॉ वे नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन जो आपने फैक्टर से निकाले हैं, ये आंसर अगर आप फार्मूले से निकालना चाहें तो इसका फार्मूला है VT इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T/273। तो ये हमारा आज का टॉपिक है चार्ल्स। तो कल हम इससे अगला टॉपिक स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो गए। इसके आगे बच्चों हमें नेक्स्ट करना है एवोगैड्रोस लॉ। यहां पे हम आज करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।